पार्टनरशिप का मतलब आप लोग क्या लेते हो? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग। और हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। पार्टनरशिप से आप लोग क्या समझते हो? पार्टनरशिप क्या मतलब क्या आप लोगों के लिए? तो आप लोगों के अकॉर्डिंग मेरे को कोई बुक की डेफिनेशन नहीं चाहिए, आप लोग क्या समझते हो मुझे वो जानना है। बुक की डेफिनेशन नहीं, ये बुक में डेफिनेशन दे रखी है ऐसा। आप लोग इससे क्या समझते हो? पार्टनरशिप से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? आप लोगों ने, चलो यहाँ छोड़ो, रियल लाइफ में पार्टनरशिप वर्ड कहाँ कहाँ सुन रखा है? वर्ड कहाँ कहाँ सुन रखा है पढ़ाई के अलावा, इस चैप्टर के अलावा रियल लाइफ में? और अगर मैं कुछ बोलूंगा आप लोगों को, आप लोग जनरली क्लिक कर जाएगा, हाँ बहुत बार सुन रखा है। क्रिकेट के अंदर जब दो बैट्समैन होते हैं, दोनों मिलके क्या करते हैं? पार्टनरशिप। सिंगल पर्सन पार्टनरशिप सुना भी? कितने पर्सन होने चाहिए? दो। पार्टनरशिप वर्ड से क्या सेंस है? जब एटलीस्ट मिल करके कोई काम कर रहे हैं, दैट इज ट्रीटेड एज पार्टनरशिप। अब वो अलग 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 मीनिंग में प्रेजेंट होता है। अब देखो, पार्टनरशिप वर्ड होता है, हाईएस्ट पार्टनरशिप कितनी है भाई? 300 रन पार्टनरशिप। व्हाट इट मीन? का मतलब क्या? सिंपली दो लोगों ने मिलकर के इतने रन बनाए। क्रिकेट के सेंस में किस जगह चले गए हम लोग? दो लोगों के रन हो गए। आपस में देखते हैं लाइफ पार्टनर्स, तो उन लोगों के लिए क्या हो गया कि जो उनके शादी वाला रिलेशन है उसमें क्या वर्ड आ रहा है? लाइफ पार्टनर्स। जगह के हिसाब से टर्म्स थोड़ी चेंज होती है। तो बिजनेस के हिसाब से अगर देखें, सिंगल पर्सन, कोई भी सिंगल पर्सन आप लोगों के अकॉर्डिंग कितना वर्क कर सकता है और किस पॉइंट पर पहुंच सकता है? टॉप लिस्ट पर्सन हम लोग जरूर देखते हैं, अडानी अंबानी, पर क्या इनके पास सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है? क्या सिंगल हैंडेडली बिजनेस कंपनीज है? कोई ऐसा नाम बताओ जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और टॉप 100 में भी है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्यों है? नेता वगैरह नाम मत बोल देना।
ठीक है, वो लीगल नहीं है, वो आप बता नहीं सकते, नेता का नाम बोल दो कोई भी कि फलाने चंद के पास, तो वो लीगल नहीं है। बाकी लीगल वे में देखा जाए तो ऐसा क्यों, सिंगल पर्सन लिमिटेड मैनेजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट बहुत लिमिटेड रहता है। अब जब वो चीज़ लिमिटेड है ना, तो आप पैसा हो कुछ भी हो, आप उस पॉइंट पे ग्रो कर ही नहीं सकते जहां आप, एक बहुत सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जहाँ पे मैं रहता था वहां पे मैं सोल अकेला ही पढ़ाता था। अब अकेला नेक्स्ट तो कितनी भी नॉलेज हो, टाइम तो लिमिटेड रहेगा ना मेरे पास। अब सब बच्चों को पढ़ाना भी है, टेस्ट पेपर, टेस्ट भी लेने हैं, चेक भी करने हैं, इतनी सारी चीजें, जब सिंगल बहुत मुश्किल हो जाती है। हम लोग पैसे से ही बात नहीं कर रहे, तभी हो, पर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा था ना। यहाँ पे क्या आराम है, मुझे केवल मेरे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद टेस्ट लेना है, उसी के क्वेश्चंस करवाने हैं, उसी की प्लस मैं अपनी चीज़ों पर और अच्छे, वहीं सोचो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता तो, पूरे दिन पढ़ा रहा होता तो, हाँ मैं पढ़ा सकता था, अच्छा पढ़ा सकता था, बट जो होता ना ऑलराउंड परफॉर्मेंस कैसे, टेस्ट लेना, ये करना, प्लस कॉपीज ऑपीज चेक करना, सब कुछ वो मैं इतने अच्छे से, सिंपल वो मैं कर भी नहीं पाया था, सिंगल मैं कर भी नहीं पाया। ठीक है, तो मेन मैनेजमेंट, हाँ कहीं ना कहीं बात आ जाती है कैपिटल के ऊपर भी। मैं अकेला कितना पैसा लगा दूंगा, 10 करोड़ 50 करोड़, एक लिमिट तो आएगी, लेकिन जितना पैसा लगाऊंगा सारा का सारा रिस्क किसके ऊपर है, मेरे अकेले के ऊपर। अगर मैं 50 करोड़ लगाए कोई बिजनेस स्टार्ट करा, नहीं चला, पैसा किसका डूबेगा। मतलब सोल प्रॉपर्टीशिप में तो आपके बोलते हैं ना बैकफुट पॉइंट, क्या क्या ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैनेजमेंट, जो एफिशिएंसी थी बहुत लिमिटेड होता है। तो क्या हुआ, लिमिटेड रिसोर्सेज, कैपिटल, ये तीसरा रिस्क अनलिमिटेड है, सारा रिस्क फैक्टर्स ध्यान में रखिए। जो बिजनेस के फॉर्म्स है वो स्टार्ट हुए, फॉर्म्स में स्टार्ट हुए जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप, एजेंसीज, कंपनीज, ये सब धीरे धीरे जो सोल प्रोप्राइटरशिप के ड्रॉबैक्स थे उसके कारण स्टार्ट हुए, बाकी और कोई रीजन नहीं था। जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो आपके नुकसान थे उस कारण से क्या स्टार्ट हुए, अलग अलग बिजनेस, अलग अलग बिजनेसेस में क्या क्या थे, पहले सिंगल था के कारण, और क्या क्या स्टार्ट हुए, जॉइंट वेंचर भी स्टार्ट हुआ, पार्टनरशिप भी स्टार्ट हुआ, एजेंसी वगैरह जिसको हम लोग बोलते, कंपनीज, और भी बहुत सारे बिजनेस फैक्टर्स हैं। पर कुछ कुछ बिजनेस में जैसे एनपीओ हो गया, वो बिजनेस वो किस में जाता है, सोसाइटी की हेल्प करने, इन सब। और भी फैक्टर्स आप बोल सकते हो, जैसे कंसाइनमेंट होता है, कंसाइनमेंट में क्या, मैं आपको माल दे रहा हूं और आप आगे बेचो और कमीशन। एजेंसी और कंसाइनमेंट में फर्क क्या हो जाता है, एजेंसी में क्या होगा, आपको एक कम रेट में माल दूंगा और आप उसको एमआरपी तक चाहे जितने बेचो। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने हैवमोर की एजेंसी ले रखी है, एक जो जिम्मेवारी 10 रुपए की, कंपनी आपको कितनी, 7 रुपए में। अब आप चाहे तो उसको 8 में बेचो, 9 में, आपको उसमें क्या रखेगा, प्रॉफिट मिलेगा। कंसाइनमेंट क्या रहता है, कमीशन बेसिस पे। अब एजेंसी में रिस्क किस, नहीं बिकी तो आपको नुकसान भी तो हो सकता है। कंसाइनमेंट इसका थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन था, जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं आपको बोलूंगा भाई ये 100 आइटम बेच, 1000 रुपए का है, 1000 रुपए में बेचना है, 8% 10%। तो एजेंसी में तो क्या मिलता है, प्रॉफिट, और कंसाइनमेंट में क्या,
दोनों सेम पैटर्न है। दोनों में क्या होता है, एक मेन आप लोग जिसको एजेंट कंसाइनी, वो आपको माल देगा, आप आगे बेचोगे। तो अगर एजेंसी है तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, और कंसाइन कंपनी हाईएस्ट लेवल होता है बिजनेस का। कंपनी में भी अलग अलग पोर्शन होते हैं, ओपीसी सबसे बड़ा और पब्लिक सबसे बड़ा। हर कंपनी चाहती है, हर पर्सन, इवन भी बिजनेस फादर बिजनेस में है, तो हम लोग खुद भी इस बार सोच रहे हैं कि साल प्राइवेट कंपनी बन, टारगेट प्राइवेट कंपनी बन, अल्टीमेटली पब्लिक कंपनी बनानी है। 2 साल 3 साल पब्लिक कंपनी। रीजन, मैं पार्टनरशिप, अभी पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर है, पार्टनर, ठीक है। लेकिन मैं उसमें टारगेट कर रहा हूँ कब से, मतलब मैं तो 1-2 साल से समझा रहा हूँ, हाँ भरना स्टार्ट किया है। आई एम ट्राइंग टू इट लाइक अ कंपनी। ऑब्वियसली मुझे पहले प्राइवेट ही बनानी पड़ेगी, पब्लिक तो नहीं बना सकता मैं। तो मैं कंपनी ही क्यों बनाना चाह रहा हूँ, हर कोई कंपनी ही क्यों बनाना चाहता है, सबके पास कंपनीज है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड, और सबका टारगेट प्राइवेट से, चाहे वो बोल्ट हो, आपके सामने कंपनी उसके नाम बता रहा हूँ मैं, तो ये सब टारगेट कर रही है कैसे भी बस पब्लिक बन जाए। और पिछले 3 साल से ट्राई कर रहे हैं, बोल्ट और मामाअर्थ तो पिछले 3 साल से ट्राई कर रहे हैं कि ये लोग प्राइवेट से किस में जाए, पब्लिक में। रीजन बताओ, आपको नॉलेज देखो, वो आपको पता है, या जो आपको लेने की ट्राई करो। मैंने आपको स्टार्टिंग डे वन बोला था कि मेरे कौन से सींग के गलत बोलते सींग मार दूंगा मैं किसी को। मैं एक तो पैसा रेस करूं फंडिंग के थ्रू, जिस पे चार्जेस मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे मैं प्रॉफिट हो या लॉस हो। पब्लिक से पैसा उठा लूं, लेट मी से मेरी वैल्यूएशन 100 करोड़ की है, 40 करोड़ मैंने इजी में 40 करोड़ पब्लिक के पैसा काम में ले रहा हूँ, खुद को क्या दूंगा, कितनी 2 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी दे सकता हूँ। मैं तो मैं एमडी हो जाऊंगा कंपनी में, मैं खुद को सैलरी दूंगा। आज मुकेश अंबानी हो गए या जो भी है उनके लड़के, तो क्या मिलती है इन काइंड ऑफ शेयर्स, इन सब में, और इनके कारण इनकी क्या होती है, ये लोग रिच और ऐसे होते हैं। पता है अडानी वर्ल्ड में सेकंड नंबर पहुंच गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे था अडानी। फिर एकदम से क्या हुआ, नीचे चले गए एकदम से, अब 50 में आ गया। बस उनके shares होते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती है तो वो अमीर माने जाते हैं, कम होती तो वो गरीब हो जाते हैं। गरीब मतलब कम अमीर हो जाते हैं, यही होंगे वो लोग। चलो बात समझते हैं। बिजनेस के फॉर्म्स होते हैं, आपको जो लेवल रखना, लेवल के हिसाब से आप अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट तो टारगेट करते हो। नो डाउट हमारे पिछले 12-15 साल से पार्टनरशिप, पर पार्टनरशिप के अंदर अब जो पैसा हमारा हमारा लगता है, कभी भी चाहिए बैंक से लोन लो, फिक्स्ड इंटरेस्ट देते रहो, चाहे अब उस इनिशियली तुमने आज बिजनेस स्टार्ट करा, प्रॉफिट होगा स्टार्ट होगा, प्रॉफिट होने में तब तो पैसा जेब का लग रहा है। तो मैंने भी समझाया पापा को कि भाई ऐसा कर लो, आप इसमें आ जाओ, कंपनी बनाओ प्राइवेट लिमिटेड, आपको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। टैक्स तो वही लगना जो पार्टनरशिप में, और प्राइवेट कंपनी में टैक्स तो वही लगना, टैक्स वैक्स से कोई लफड़ा है ना, आप समझो इस बात को। अब वो इस बार अग्री कर रहे हैं कि हाँ चल ठीक है, अपन बैठ के एक बार इस पर डिस्कस करते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या करना है, वो सब देखते हैं। अब अगर पार्टनरशिप से कंपनी बन गया, तो पहले वो जो 2009 तक, 9 तक वो सोल प्रोप्राइटर में थे, कुछ नहीं करते थे, ट्रेडिंग करते थे, आज से माल खरीदा, वहां माल बेचा, अब जेब का पैसा धीरे धीरे कर। 9 के अंदर उनको एक पार्टनर मिला, दोनों ने मिलकर स्टार्ट करा। क्या उन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, यहाँ पे थे, माल खरीदना बेचना नहीं पॉसिबल हो रहा था। पर जैसे एक पार्टनर मिला, दोनों ने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया, उन्होंने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करी और क्या खोल दी, एक फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। अब फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन क्या हो गया, बढ़ गया। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, 800 में खरीद के 1000 में बेच रहे थे,
अब वही चीज मैं बना रहा था, टन कितने में रहा था, 650 में, बेचना कितने में था, 1000 में, तो मेरा 350 का मार्जिन हो गया, वो हुआ। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, फुल बहुत ड्रॉबैक्स उनको कम करते हैं हम लोग, जो मैनेजमेंट है वो, ऐसा टीचर्स हैं, ऐसा टीचर्स होने से क्या हुआ, सब्जेक्ट्स बढ़ गए, आप अपने सब्जेक्ट पे और अच्छी कमांड लेके आ सकते हो। एक मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत आता है, मैं अपने हिसाब से सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। एक मैं केवल और केवल अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, क्या होगा, अकाउंट्स में मेरी नॉलेज क्या होगी, और एनहेंस होती है, चीज इंप्रूव होगी, इसका कोई एंड होता ही नहीं है, लर्निंग इज नेवर एंडिंग, आप जब तक हो तब तक सीख सकते हो, तो वो चीज हो जाएगी। तो मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगा। अब आपके टेस्ट मैम है जो बोलती भी पेपर दे दो, टेस्ट पेपर हम टाइप करवा के हम टेस्ट, मुझे यार 1-1.5 घंटा खराब करने की जरूरत है ही नहीं, टेस्ट हो रहा है, मैं क्या मैं तो बिल्कुल ही आइडल पड़ा हूँ यहाँ पे, तो मैम वगैरह टेस्ट ले लेते हैं, सिस्टम सेट होता है, पर सिंगल हैंडेड में वो सिस्टम सेट नहीं होता। दूसरा, जैसे पार्टनर्स बनते हैं पैसा लगता है, क्लासेस में जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा, एक एक चीज अगर 1-1 लाख, 10 डिस्प्ले और 10 कैमरे हैं, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट तो यही हो गया, हर महीने का रेंट, वो इन्वेस्टमेंट इजीली मैनेज हो गया। आ रही हो समझ में? तो पार्टनरशिप क्या होता है, एन और 4% या ज्यादा लोग, पार्टनरशिप बनना ही उसी वर्ड से है, साझेदारी, साझेदारी में कम से कम 2 तो होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, किस किस कल दिया था, अभी इस साल 12th किस किसने, सीबीएसई में कौन कौन था, सीबीएसई, सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने, एक एमसीक्यू आया था, और वो बहुत डाउटफुल था, 50 या 100, सबसे डाउटफुल। एनसीईआरटी वाली बुक में अलग है, एपीसी पर अलग है, और गूगल पर अलग है। कंट्रोवर्शियल आंसर इसका, मैक्सिमम पार्टनर्स, वैसे कंपनीज एक्ट 2000 आया था, कंपनीज एक्ट 13 के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई लिमिट दी नहीं है, तो कंपनीज एक्ट में लिमिट 2013 में 100 की लिमिट दी थी, बट अगले ही साल कंपनीज रूल्स 2014, दो चीज होती है, एक्ट और एक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं रूल, जब भी कोई एक्ट आता है, उस एक्ट को समझाने के लिए, उस एक्ट में चेंजेस करने के लिए क्या आते हैं, रूल्स आते हैं। मेरी लॉ बहुत, थोड़ा बहुत समझ में आता है वो बता रहा हूँ, और एक तो होती है थोड़ी बहुत वीक, ये तो वीकेस्ट है, तो वो वाली बात है, मेरे लॉ में आज तक 40 से अबव नहीं आया है, तो फिक्स है 40, 41, 40, 41 के अराउंड मार्क्स आए हमेशा, तो मैं बता रहा हूँ, वो मैं इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, किसी के कॉन्ट्रास्ट में बता रहा हूँ, मेरे को कोई लॉ की ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी लॉ या ऐसे कुछ लॉ भी नहीं है, मेरे को सही बता रहा हूँ, बस मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कॉन्ट्रास्ट मैंने जो सीखा समझा उसकी बेस बता रहा हूँ। एक होता है एक्ट, सब में होता है एक्ट, होता है एक्ट में आते हैं, वो एक रूल बुक है, उसको समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक्ट बना दिया, एक्ट में अब चेंज करना बहुत मुश्किल है, तो चेंज कहाँ से करते हैं हम लोग, रूल्स के बेस पर। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मैक्सिमम लिमिट दी थी 100 की, बट अगले ही साल में इस लिमिट को 50 पे कर दिया। अब इसके कारण अब देखते पर का क्वेश्चन था, अब सोचो कितना दोनों आंसर दे रखे थे वहां पे, ऊपर कुछ भी नहीं बोला, ऊपर बोला था मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते, तो जो सीबीएसई में है वो रिस्क पे चल रहा है अभी, अब 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और इवन कोई भी जना एक्यूरेटली कह ही नहीं पा रहा है कि 50 सही होगा या 100 सही करेंगे, मतलब वो, तो मिनिमम कितने परसेंट होने चाहिए, 2,
मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी 100 एज पर कंपनीज एक्ट 2013, but it was reduced to 50 by companies 2014। तो भाई वैसे तो 100 की लिमिट दी थी एक्ट ने, बट प्रैक्टिकली आप कितने मैक्सिमम ले जा सकते हो? 50। प्रैक्टिकली आंसर 50 सही होना चाहिए था इसका। क्यों? अगर अभी मैं तो मैक्सिमम कितने पार्टनर बना ले जा पाऊंगा? 50 ही ले जा, इक्यावन बने नहीं। तो वहां पे जो क्वेश्चन आया था वो आया था नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? आज के दिन देखा जाए तो 50 ही हो सकते हैं। कामनवा पार्टनर तो अलाउ नहीं करेगी। तो प्रैक्टिकली आंसर मेरे हिसाब 50 ही होना चाहिए, बट सारे जितने भी चैनल्स हैं या जो भी अलग अलग लोग हैं, ठीक है, पर अपने अगर आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान के रखना है 50। तो आज 2014 के अंदर रूल्स में 50 पे लिमिट। अभी मैं अगर 55 पार्टनर्स लेके फर्म बनाना चाहूँ तो अलाउ होगा क्या? नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई? तो भाई मिनिमम 2 या ज्यादा लोग हो सकते हैं, बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। क्या काम करेंगे? स्टार्ट पार्टनरशिप के लिए का होना मैंडेटरी है। ट्रू एंड फॉल्स आते हैं आप लोगों के, उसमें ध्यान रखना ये बिना बिजनेस के पार्टनरशिप इनवैलिड होगी। ये चाहे आप आपके लॉ पार्टनरशिप एक्ट है वहां पढ़ लो, पार्टनरशिप फर्म इनवैलिड मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल, मैंने और अक्षय सर ने सोचा कि यार यहाँ पे ना रेंट का बहुत अच्छा सिस्टम है, पर दोनों ने मिलकर क्या करा, आधा आधे पैसे लगाए, एक शॉप खरीद लिया, उसको रेंट पे चढ़ा दिया। रेंट मिल रहा है, दोनों आधा आधा, वो आधा में। तो विल इट बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप? दो लोग हैं, प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, बट वो पार्टनरशिप है या नहीं है? हम दोनों क्या माने जाएंगे? पार्टनर्स। उस दुकान के को ओनर्स, सह मालिक। हम लोग क्या माने जाएंगे? सह मालिक। को ओनर से हम लोग रेंट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट वगैरह शेयर नहीं कर रहे। तो ये एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं। सॉरी, पार्टनरशिप फर्म विदाउट अ बिजनेस इज इनवैलिड। और इनके बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वाइड। वाइड और वाइडेबल होता है कि अगर हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोग ऐसे एक डीड बना देते हैं, चलो अपन सब पार्टनर साथ साइन कर दिए सब, बिजनेस ही नहीं है, वाइड, व्यर्थ मानी जाएगी। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। मेन फैक्टर क्या होना चाहिए? बिजनेस होना ही चाहिए। तो व्हेन 2 और मोर पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस, टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट। टारगेट बहुत सॉर्टेड होता है, क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है और बांटना है। डे वन से क्लियर होता है कि हमें क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है और बांटना है। प्रॉफिट मेन के बिजनेस, अपन या वर्ड ये नहीं सकते प्रॉफिट और लॉस। अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप लोग सब, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ये सब पढ़ रहे हैं या तो पास होने के लिए या फेल होने के लिए, या फिर क्या आंसर बोला जाएगा? सब किस लिए पढ़ रहे हैं? केवल पास होने के लिए। किसी मन में ऐसा हुआ था? ठीक, छोड़ होगा कोई भी, कंपल्सरी सबको पास होना ही है। वो एक टारगेट होता है, मतलब हमारा इनिशियल टारगेट केवल प्रॉफिट होता है, लॉस
बात तो देख लेंगे, बट टारगेट क्या रहेगा? प्रॉफिट। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो प्रैक्टिकल टर्म्स में अब पार्टनरशिप है, कोई भी अगर गवर्न नियंत्रण करने के लिए क्या बनाया जाता है? एक्ट बनाया जाता है। पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट है? बैकग्राउंड ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो, एक्ट क्या होता है? एक्ट को समझो। आप बहुत सारी जगह पे बहुत सारे एक्ट, एक्ट एक्चुअली में क्या होता है? किसी भी चीज को ना रेगुलेट करना, कंट्रोल करने की एक रूल्स की लिस्ट बनाई जानी चाहिए पहले से ही। हाँ, नो डाउट, टाइम के साथ उनमें अलग अलग घुमाते तो चेंजेस करने पड़ते हैं, बट टाइम के साथ आपको पहले से ही हर एक के अंदर जो उन पॉसिबिलिटीज को ध्यान में, इसलिए देखो एक्ट बनता ना, एक्ट के अंदर कोई भी पॉलिटिशियंस के जजेस वगैरह ये सब होते हैं। रीजन, कभी भी कोई एक्ट बनेगा या कोई चेंज होगा तो वहां पे होते रीजन, उनको पता अलग तरह के केसेस आते हैं, क्वेरीज आती है, उनको उसकी प्रॉपर नॉलेज होती है कि कहाँ कहाँ पे बग्स है, इसी जरूरत है। तो एक्ट जो होता है वो होता है किसी भी चीज, एक वर्ड गवर्न करना, दूसरा वर्ड बोल सकते हो, तीन वर्ड, तीनों का हिंदी मीनिंग सेम है। उसको कंट्रोल का भी मतलब नियंत्रण, गवर्न का मतलब भी देख रेख करना या नियंत्रण करना, और मतलब भी उसको नियंत्रण करना। तो किसी भी चीज को कंट्रोल, गवर्न और रेगुलेट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? उसकी, उस रूल बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पार्टनरशिप एक्ट क्या है? रेगुलेट द मैटर्स ऑफ पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप एक्ट was introduced on, जिस साल कोई एक्ट आता है वो साल उसके आगे लग जाता है एक्ट का पूरा नाम। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपके भी कौन सा एक्ट चल रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा नाम क्या होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पूरा नाम है एक्चुअली। 1872 पीछे क्यों लगा? क्योंकि उस साल वो इम्प्लीमेंट किया गया था, उस साल वो लागू किया गया था। आगे पढ़ोगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो 1930 पीछे क्यों आ रहा है? उस साल वो लागू किया। कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि उसको कब लागू किया गया? 2013 में। तो पार्टनरशिप एक्ट को कब लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1932। तो क्या पार्टनरशिप 1932 में स्टार्ट हुई? उससे पहले क्या सीन था? इस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर देयर वर
74 sections in this act. इस पूरे एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने? 74 सेक्शंस थे. सेक्शंस क्या हो गए? 74 तरह से इन्होंने रूल्स बना रखे थे अलग अलग पैरामीटर्स पे. 74 सेक्शंस. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये, पार्टनरशिप एक्ट तो 1932 में आया. पहले पार्टनरशिप होती तो होगी, गेस कर सकते हैं अब तो. ठीक है, तो 1932 से पहले पार्टनरशिप को कंट्रोल कैसे करते थे भाई? 1932 के बाद तो एक ऑफिशियली आ गया कि हम पार्टनरशिप को इसी के थ्रू रेगुलेट करें. कोई भी पंगा हुआ, कोई मैटर लेके आ गए, दो पार्टनर लड़ लिए, तो हम इस एक्ट में जो रूल्स लिखे हुए हैं, जो नियम लिखे हुए हैं, उसके बेस पर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले जो था, दिस एक्ट पार्टनरशिप was controlled by Indian Contract Act 1870. पार्टनरशिप एक्ट के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाने से पहले वो किसके थ्रू गवर्न होता था? इंडियन. ये सब याद रखना, आपके ट्रू एंड फॉल्स आते भी आते हैं और लॉ में भी आएंगे, दोनों जगह काम में आ जाएगा. तो पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? अक्टूबर 1932 में. उससे पहले इसको गवर्न किसके थ्रू करते थे भैया? आपको डाल देगा ट्रू एंड फॉल्स के अंदर. इट वॉज गवर्नड या रेगुलेटेड या कंट्रोल या नियंत्रित बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, गुड्स एक्ट 1930. फॉल्स. ठीक है, देयर वाज नो एक्ट, तब भी क्या हो जाएगा? फॉल्स. एक्ट था किसके थ्रू? इन 1870. थ्योरेटिकली आपके यहां से दो एमसीक्यू बनते. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स सॉर्टेड है. दूसरा, पार्टनरशिप वैलिड कब मानी जाएगी? जब क्या होना चाहिए? आउट बिजनेस पार्टनरशिप इनवैलिड होती है. और तीसरा एमसीक्यू बन सकता है कि पार्टनरशिप, सॉरी इसमें ट्रू एंड फॉल्स, पार्टनरशिप एक्ट 1930, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एक वर्ड और आता है क्या? पार्टनरशिप और एक वर्ड है ज्वाइंट वेंचर. सेम है या नहीं है? तो ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? देखो, बहुत बहुत मायने डिफरेंस. दोनों ऑलमोस्ट सेम है, पर अगर मैं एक पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवा देता हूँ, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, पर हम लोग इस एक्ट में जाके अपने, तो बन जाएगा पार्टनरशिप. तब तक वो रहेगा ज्वाइंट वेंचर. एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म क्या कहलाती है? ज्वाइंट वेंचर. रजिस्टर्ड फर्म क्या कहलाती है? पार्टनरशिप. ये इतना सा फर्क है. ज्वाइंट वेंचर में कोई पंगा हुआ तब भी वो पार्टनरशिप एक्ट से ही सॉल्व होगा. पर ज्वाइंट वेंचर का काम आ जाता है जब शॉर्ट टर्म चीज होती है ना. फॉर एग्जाम्पल अभी फेस्टिव सीजन, सावन आ जाएगा, सावन के बाद में रक्षाबंधन वगैरह सब फेस्टिव सीजन है. यार चल अभी त्योहार आ रहे हैं तो अपन राखी की दुकान लगाते हैं, ये राखियाँ बेचेंगे. ठीक है, वो एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर आके खत्म हो जाएगा. कुछ लोग देखते हो ना फटाके की दिवाली, तो नहीं दुकानों पर फटाके लगा देते वो लोग. पड़ता है तो दूसरा फेस्टिवल आता है, जैसे या तो आपकी जनवरी को संक्रांत पे क्या, तो फेस्टिवल के हिसाब से वो अपनी बाहर क्या करते हैं, दुकानें कोई चीजें चेंज करते हैं. अगर दो लोग मिलकर छोटे छोटे काम कर रहे हैं तो उसमें आगे ट्रू एंड फॉल्स में कि ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप फर्म दोनों, हाँ दोनों का सेम है, बस चेंज क्या है? अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? ज्वाइंट वेंचर या पार्टनरशिप. दोनों सेम होते हैं, दोनों पे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ सेम रहेंगे, बस. और नॉन रजिस्ट्रेशन. तो थ्योरेटिकली तो यही सब कुछ था. अब आते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन.
प्रैक्टिकल में आपको मतलब याद रखना सारे टॉपिक आने चाहिए। तो ये चैप्टर लिस्ट देख लेना। पहला आईओसी, आईओडी, रेम्यूनरेशन, P&L appropriation, partners capital account, टोटली आपके 7 पॉइंट है। नीड, आईओसी, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, रेम्यूनरेशन, P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, और ठीक है एक टॉपिक और फास्ट एडजस्टमेंट। फास्ट एडजस्ट वो चीज नहीं है। तो अब सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप, साझेदारी, सल्लेख। पार्टनरशिप डीड बोल दो या साझेदारी सल्लेख। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट है, जो उस पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन बताता है। ये पार्टनर्स हैं, इस तरह से ये प्रॉफिट या लॉस को बांटेंगे, ये इनका सिनेरियो रहेगा, सब कुछ वो किसमें बताते हैं, डीड के अंदर। तो ये क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट विच क्लैरिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक तरह का रिटर्न एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप की सारी शर्तें इन सबको क्या करता है, क्लियर करता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में ये चीजें हैं। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा मेन, तो मेन क्या होगा, सबसे मेन चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा होता है इस रेशियो में। और ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो पार्टनर, एक पार्टनर का रेशियो 7%, तो वो कैपिटल कितनी लगाएगा, बराबर या कम, प्रॉफिट कम, वो भी हम चाहें तो इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड। तीसरा, रेट ऑफ आईओसी एंड आईओडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या होगी वो बता सकते हैं हम लोग। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, फिर रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर। तो मेन मेन चीजें, आप एक पार्टनरशिप फर्म, अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहें
तो हम लोग मेन किन पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग लिख। अगर बाद में कोई पार्टनर से अलग अलग लोग डिस्प्यूट हो, अगर बाद में कोई पंगा हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? पार्टनरशिप डीड। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, क्वेश्चन वापिस सुनना, अगर पार्टनरशिप, अगर फिर कोई डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट मतलब कोई पंगा लड़ाई हो गई, तो पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सारा मैटर सुलझाया जाएगा। कोर्ट इसी को बेस बना करके सब कुछ सुलझाएगी। बट अगर ये नहीं हुआ तो फिर कोर्ट किसको देखेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को। फिर एक्ट में जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग फैसला होगा। फॉर एग्जाम्पल, अपन हमारे बीच में बहस हो गई आईओसी को लेके, मैंने लगा रखे 1 करोड़, आपने लगा रखे 5-5 करोड़, तो ऑब्वियस बात है कि आपको आपके पैसे पे इंटरेस्ट मिल जाए। ठीक है, आपका सॉर्टेड था। हम लोगों ने लेकिन डीड के अंदर कुछ पंगा हो गया, आप लोग सब गए कोर्ट के अंदर कि हमें तो 5 करोड़ पे इंटरेस्ट चाहिए, तो कोर्ट सीधे ये नहीं बोल देगा ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, चलो, ऐसा नहीं होगा। पहले क्या देखेगा? भैया कोई बात नहीं, आप अपनी डीड लेके, ठीक है, जानिए अपने को डीड में वो चेक करेंगे कि आईओसी के लिए प्रोविजन है या नहीं है। अगर डीड में कोई प्रोविजन है, आईओसी मिलेगा कि रेट इतनी होगी, के अकॉर्डिंग फैसला होगा। पर अगर डीड में कुछ नहीं है, फिर उसको हटाएंगे और क्या देखेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 32, फिर उसमें जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग फैसला होगा। ठीक है, तो अगर इफ इज नो पार्टनरशिप और कंडीशन नॉट इन डीड, भाई या तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है या कोई कंडीशन क्लियर नहीं है, तब क्या सिनेरियो रहेगा? सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये साल लिख दूं चलेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल अमॉन्ग पार्टनर। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या रहेगा? इक्वल। आप लोग पार्टनरशिप का डीड में मेंशन करना भूल गए, या दोस्ती यारी में काम चला लिया, चल तेरा 20 मेरा 80, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल लड़ ली है, और वो अगर कोर्ट में चले गया तो कोर्ट फैसला देगी दोनों को 50-50। मीडियम में था, मैं तो बुक के पहले पेज पे लिखा हुआ था अकाउंटिंग में, पहले लिख फिर दे, पढ़े कागज से ले, एक लाइन थी, कोई भी चीज पहले लिखो उसके बाद ट्रांजेक्शन करो, ताकि कुछ भी हो ना तो आपके डॉक्यूमेंटेशन हो प्रॉपर, आप याद नहीं रखते सब। अगर आपने कुछ भी डीड में पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, तो बाद में जो कोर्ट फैसला करेगी वो यही बोलेगी कि भाई सारा का सारा जो प्रॉफिट होगा इक्वल। अब आप भले ज्यादा पैसा लगाया, कम पैसा, फिर आईओसी, आईओडी, रेम्यूनरेशन क्या होता है? कोई भी सैलरी एंड कमीशन, तो किसी भी तरह का कोई आईओसी नहीं मिलेगा, कोई आईओडी नहीं दिया जाए, चार्ज होगा, और किसी भी तरह का कोई रेम्यूनरेशन। ठीक है, अच्छा, रेम्यूनरेशन मिलना मिलना भी है तो किसको? वर्किंग पार्टनर्स को या स्लीपिंग पार्टनर को?
पार्टनर को मिलता है। रेम्यूनरेशन हमेशा किसको मिलेगा? वर्किंग पार्टनर। अगर लीड में केवल वर्किंग पार्टनर्स के लिए होगा, स्लीपिंग पार्टनर को कभी भी कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। अच्छा, आईओसी किसको मिलता है? वर्किंग को या स्लीपिंग को? आईओसी किसको मिलेगा? दोनों को। कैपिटल तो जिसने जितना पैसा लगाया उसमें मिलेगा। काम करने या ना नहीं है, कोई काम कर रहा है नहीं कर, उससे क्या फर्क, पैसा तो लगाए। तो आईओसी किसमें मिलता है? कैप वर्किंग और स्लीपिंग दोनों को। पर रेम्यूनरेशन किसको मिलेगा? केवल वर्किंग को। के बाद में नो आईओसी, नो आईडी, नो। अगर पार्टनर ने लोन दे रखा तो पार्टनर्स लोन विल बी 6% पर एनम। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 6%। मैक्सिमम रेट है ये। आ रही बात समझ में? तो मैक्सिमम अगर बिना डीड के आपने कोई पार्टनर लोन दिया है, कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, तो लोन दे तो लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6%, वो भी पर एनम। जहां भी ये पर एनम वर्ड, वहां पे आपको दिखेगा। और अगर पर एनम वर्ड नहीं आया तो चाहे एक दिन हो या एक साल हो, 6%। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए अपन ने दो ईयर एंड होता है 12। इंटरेस्ट की रेट दे रखी है ऑप्शन ए में 10%, ऑप्शन 10% पर एन। फर्क क्या होगा? अगर रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं है तो इसका मतलब सीधे सीधे 1 लाख पे 10%। और अगर पर एनम वर्ड है तो फिर क्या लगेगा? 1 लाख पे 10% कितने टाइम के लिए? 1 जुलाई से कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने। तो अगर पर एनम वर्ड नहीं होता है, ऐसा चाहे या 1 साल के लिए फुल इंटरेस्ट लगेगा। पर अगर रेट के साथ पर एनम मेंशन्ड है, मतलब ये क्लियर बोल रहा है कि 10% जो इंटरेस्ट का है, 6 साल का है। तो 1 साल का 10% है तो 6 महीने कितना होगा समझ में? तो पर एनम वर्ड चेक करना है इसको। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कंडीशन क्या रहेगी? पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वल। आईओसी आईओडी रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा? ये चीज आपको बाय डिफॉल्ट ध्यान रखनी है। एकदम से कब आएगी? रिटायरमेंट अभी नहीं आएगी चीज, अभी तो आपको याद रहेगा। कब आती है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसके अंदर एकदम से क्लिक करेगी चीजें। तो आपको उस टाइम ये चीजें याद रखनी है। तो पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट टॉप। तो डीड का सेंस क्या था? डीड को समझो, एक रिटर्न एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप की सारी शर्तें, सारी कंडीशन, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है पार्टनरशिप। तो जो भी कोर्ट अपना फैसला करेगी, पहली प्रायोरिटी देगी पार्टनरशिप। अब अगर ये आपने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं या फिर कुछ नहीं मेंशन कर, तो फिर वो जाएगी आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पास। उस एक्ट के अकॉर्डिंग फैसला होगा। जो जनरली क्या होता है, मेन जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो किन पॉइंट्स पे होते हैं? इन पॉइंट्स पे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स इक्वल। दूसरा, आईओसी आईओडी और रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा। और अगर लोन है तो लोन रहेगा, ठीक है। सेकंड, कुछ भी आने वाला क्या है आपके? ट्रू एंड फॉल्स।
ट्रू एंड फॉल्स याद रख लेना सही से। कल से प्रैक्टिकल पोर्शन है, इजी इजी टास्क है, मैं वापस बोल रहा हूँ, शायद 12th से तो इजी, जो नए टॉपिक आए वो एडिशन कर लो, बाकी सब 12th से तो आपके लेवल इजी है, ठीक है। और अगर आपने 12th में जो ये गोयल ईपीसी क्या बोलते थे, ठीक है, तो किस किसने निकाल दी, होता है ना जूनियर्स को दे देते हैं 11th वालों को, निकाल दी।